चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कंसीडर द मोलिक्यूल हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या दे रखा है हमारे को, C10H16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर आर नॉट पॉसिबल विद इन दिस सेट ऑफ मोलिक्यूल। तो बच्चों इसको हम ऑप्शन की सहायता से करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे को क्या दे रखा है, टू ट्रिपल बॉन्ड। पहले तो आप ये चेक करो कि हमारे से पूछा क्या है कि फीचर आर नॉट पॉसिबल। तो जो फीचर पॉसिबल नहीं है वो हमारे को चेक करना है। तो टू ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले तो आप 10 कार्बन की एक चेन बनाइए, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अगर हम इसमें टू ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहें तो टू ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए। जैसे हम एक ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ लगा देते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। तो 10 कार्बन और इसके साथ साथ 16 हाइड्रोजन भी होने चाहिए। तो अगर 16, अगर आप इस वाले कार्बन पे देखोगे तो एक हाइड्रोजन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इस पर दो हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इस पर दो हाइड्रोजन, इस पर दो हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा और इस पर एक हाइड्रोजन। तो अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 14। तो इसका मतलब हमारा पहला ही आंसर सही है। ठीक है, तो आप चाहो तो हम बी और सी को भी आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। विच मेटल एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हाइड्रोजन टू लार्ज एक्सटेंट। तो वो है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, पैलेडियम, जिंक। तो जो सबसे ज्यादा एड्जॉर्ब करता है वो है पैलेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। तो बच्चों पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी कंपाउंड के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक और कलर्ड। तो हम पहला कंपाउंड देखते हैं K2Cr2O7। अगर K2Cr2O7 में अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो है +6। और +6 ऑक्सीडेशन नंबर में क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d0। अगर 3d0 है तो इसका मतलब इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेड। तो अगर पेड हैं तो ये कैसा होगा, कलरलेस और डायामैग्नेटिक। अगला कंपाउंड है हमारे पास ये। तो अगर हम इसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसमें, +4। और टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करेगा, 3d0। अगर 3d0 है तो इसका मतलब इसके पास भी सभी इलेक्ट्रॉन पेड है। पेड हैं तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक और कलरलेस। अगला कंपाउंड है हमारे पास ये। अगर हम इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो वो है +4 ऑक्सीडेशन नंबर में वेनेडियम 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। और अगर 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा तो इसका मतलब वेनेडियम के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक और कलर्ड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप कॉपर को देखो तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। और +1 ऑक्सीडेशन नंबर में कॉपर 3d10 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर, सॉरी 3d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। और 3d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक और कलरलेस। इसलिए हमारा आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। तो चलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अ मिक्सचर ऑफ formic acid and oxalic acid is heated with concentrated H2SO4. The gases produced were passed through potassium hydroxide solution where their volume decreased by 1/6 ratio of two acids in the mixture. तो हमारे से क्या पूछा गया है कि इन दोनों एसिड की रिएक्शन जब H2SO4 के साथ कराई जाती है और इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको KOH के साथ, KOH के ऊपर से पास कराया जाता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितने से डिक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है 1/6 से। तो हमारे पास ये जो एसिडिक का मिक्सचर है उसका रेशो क्या है।
तो बच्चों यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसका क्या काम है? इसका काम होता है वाटर को रिमूव करना। तो जब हम फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O। तो इनिशियली इसके x मोल लिए हैं, तो फाइनली क्या हो जाएंगे? फाइनली ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने बनेंगे हमारे पास? x मोल। उसी तरीके से जब हम ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो ये भी इनिशियली अगर हम y मोल लेंगे तो ये हमारे पास दो गैसेस बनाएगा, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इनिशियली इसके y मोल लिए तो फाइनली ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बन जाएंगे? y, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बन जाएंगे? y। अब जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सिर्फ कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करता है? ये एब्जॉर्ब करता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो जब हम इस गैस को, जो हमारे पास टोटल गैसें आएगी वो क्या आ जाएगी? x, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? y। तो x प्लस वाई और y को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2y। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी वो कितनी होगी? y मोल, ठीक है। तो चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होता है वो कितना होता है? 1/6 के रेशो में। तो वो रेशो क्या हो जाएगा? y अपॉन x प्लस 2y। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो रेशो क्या आएगा हमारे पास? 4:1। तो चेक करते हैं कि 4:1 हमारा कौन सा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है हमारे पास B। तो B इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों ये एक बोहर मॉडल का क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो हाइड्रोजन एटम इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो एनर्जी हम दो इक्वेशन होती है जिनसे हम एनर्जी निकाल सकते हैं। एक तो है E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और एक होता है हमारे पास N+L रूल। N+L रूल से भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान देने वाली बात क्या है? जब भी कोई सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है तो उसके लिए एनर्जी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो जहाँ पर Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और N क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर ऑलवेज 1 आएगा, और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू -1/n², ठीक है। तो n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमेशा ये वाली वैल्यू E बराबर आएगी, और 2 के लिए अगर 2 रखते हैं तो वो वैल्यू इन तीनों वैल्यू से कम आएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? A। बस इसमें हमारे को ध्यान क्या देना था कि ये वाला क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले से सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि X3Y2 व्हेन रिएक्ट विथ A2B3, मतलब X3Y2 एक कोई कंपाउंड दे रखा है जो अगर A2B3 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये कौन सा कलर देता है हमारे को? ब्राउन कलर देता है। तो अब अपन ने क्या कर दिया? इन दोनों को सेपरेट कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो AB एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर के अनुसार हमने सेपरेट कर दिया। एज्यूम दैट इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली आयोनाइज इन द सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट अगर करते हैं तो कौन सा कलर देते हैं? ब्राउन। अब ये दोनों क्या है इस एक्वस सॉल्यूशन में? ये भी हमारे पास सोल्यूट है, और ये भी क्या है? ये भी हमारे पास सोल्यूट है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो परमिएबल होती है किसके लिए होती है? वो होती है सोलवेंट के लिए। तो जब ये वाला सोल्यूट उधर नहीं जा पाएगा और ये वाला सोल्यूट उधर नहीं जा पाएगा तो आपस में रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन नहीं होगी तो ब्राउन कलर नहीं आएगा। तो ब्राउन कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एम्फोटेनिक नेचर ऑफ Al2O3 इज एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ये हमारा मेटलर्जी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बेयर प्रोसेस करते हैं तो बेयर प्रोसेस में क्या करते हैं? हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? बेस। तो अगर ये बेस है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड, ठीक है। और एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बना देंगे? ये एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि क्या है? एक सोल्ट। उसी तरीके से होल प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट किसकी तरह एक्ट करता है? एसिड की तरह।
तो अगर ये एसिड की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। और जो हमारे पास सरपेक प्रोसेस होता है, इसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किससे, किस रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ। तो कार्बन ना नाइट्रोजन, ना तो एसिड है ना बेस है। ठीक है, तो ये एसिड और बेस की तरह कौन कौन से प्रोसेस में एक्ट करेगा, मतलब एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा, बेयर प्रोसेस में और होल प्रोसेस में। तो एक तो बेयर प्रोसेस और एक होल प्रोसेस। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। बच्चों ये 50 क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग ये बोनस है। ठीक है, तो क्यों बोनस है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जितने भी एलिमेंट है इनको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो अगर हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेटा देखें तो हमारे पास डेटा आता है ये। तो हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए फर्स्ट, 4, 6 और 8, जो कि इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो हमारे अनुसार ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये डेटा को बहुत आराम से देखकर और आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे को दिया गया है गैस लॉ में से। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 2 कंटेनर्स ईच कंटेन वाटर इन लिक्विड स्टेट आर कनेक्टेड विद अ वॉल एज शोन इन डायग्राम। ये वॉल दे रखा है आपको, इससे इन दो को कनेक्ट किया गया है। जो ये वाला कंटेनर है इसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, और ये वाला कंटेनर है इसका टेम्परेचर कितना है, 350 केल्विन। और इसके अंदर जो गैस का प्रेशर दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 40 टोर। और इधर की तरफ जो गैस का प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 22 टोर। अब जो गैस है वो किधर से किधर मूव करती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और तब तक मूव करती है जब तक दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। ठीक, तो जैसे ही अपन इस वॉल को खोलेंगे तो 40 टोर की तरफ से गैस मूव करेगी 22 टोर की तरफ, और कब तक मूव करती जाएगी, जब तक दोनों तरफ का प्रेशर 22 टोर ना हो जाए। ठीक, तो अगर जब यहाँ से वाटर वेपोराइज होगा तो इस कंटेनर का वाटर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और इस कंटेनर में कंडेंसेशन होगा तो इधर वाटर इंक्रीज होगा। तो मतलब y इधर y जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और x इसमें इंक्रीज होगा। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन एंड 350 केल्विन आर 22 टोर एंड 42 टोर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक ही आंसर सही है। वो क्यों है, देखो अब ए वाला आंसर हमारे पास सही हो सकता था अगर यहां पर इन्होंने नहीं दिया होता मोर देन, बट मोर देन अगर ये वाला 3 शब्द अगर इन्होंने नहीं दिए होते तो ए वाला आंसर सही हो सकता था, लेकिन ये इन्होंने दे दिया इसलिए ये गलत है। तो ये क्या कहता है, द फाइनल प्रेशर इन ईच कंटेनर आफ्टर द वॉल इज ओपन व्हाइल कीपिंग द कंटेनर्स देयर रेस्पेक्टिव टेम्परेचर्स इज इक्वल बट मोर देन 22 और। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर जो होगा वो दोनों तरफ 22 टोर ही होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने यहां पर क्या लाइन दे दी, बट मोर देन 22 और, इसलिए ये वाला ऑप्शन सरासर गलत है। ठीक, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, द फाइनल प्रेशर इन ईच कंटेनर आफ्टर द वॉल ओपन व्हाइल कीपिंग द कंटेनर्स देयर रेस्पेक्टिव टेम्परेचर इज 40 और, तो 40 टोर तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है ही सही। मास ऑफ वाटर इज डिक्रीज इन कंटेनर एक्स, एक्स वाले में वाटर का मास डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा। मास ऑफ वाटर इज डिक्रीज इन वाई कंटेनर, तो वाई कंटेनर का मास डिक्रीज होगा, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन सही है। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है ये। तो अगर यहाँ पर ये वाली लाइन, ये 3 शब्द नहीं दिए होते तो ए आंसर सही होता, लेकिन इन्होंने ये दे दिया इसलिए ए आंसर सही नहीं होगा। तो इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, सिर्फ डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। द 0.1 m NH4Cl आएगा यहाँ पर,
NH4Cl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हैज। तो बच्चों ये जो NH4Cl है ये कैसे डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये ऐसे डिसोसिएट होगा NH4OH और HCl। तो NH4OH क्या है, एक वीक एसिड, और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो और ये क्या है, एक सोल्ट। तो अगर हम इसको देखें तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्ट है वो 100% आयोनाइज हो जाता है। और ये कैसे हो जाएगा, और ये वीक बेस जो है इसका आयोनाइजेशन 100% नहीं होता है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में NH4OH ऐसा ही रहेगा, और HCl कैसे डिसोसिएट होगा, H+ और Cl- में। तो यहाँ से Cl- से Cl- को हम कट कर सकते हैं, तो हमारे पास वाटर के अंदर क्या रहेगा, H+। तो H+ आयन की वजह से ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा हमारे पास, एसिडिक। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसका मतलब इसकी pH क्या हो जाएगी हमारे पास, 7 से कम हो जाएगी। अगर pH 7 से कम हो जाएगी तो इसका मतलब pOH क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा। ठीक, तो pOH 7 से ज़्यादा, तो इसका मतलब हमारे पास एक ऑप्शन सही है। और pH आप जानते हो वो होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। तो अगर pH 7 से कम तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10⁻⁻7 से ज़्यादा। तो एक ऑप्शन ये हो जाएगा हमारे पास डी। और अगर यहाँ पर NH4OH कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब NH4+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻7 से कम। तो इसका मतलब हमारे कौन कौन से आंसर सही होंगे, बी, सी एंड डी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन होता है। थैंक यू।